आज ये हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कैडो लेक। यह सबसे बेहतरीन मिस्ट्री मूवी है और यह एक माइंड बेंडिंग फिल्म है। IMDb रेटिंग 6.9 है इस मूवी की। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि कैडो लेक में एक हादसा होता है जहां एक गाड़ी गहरे पानी में डूबती हुई है। एक नौजवान जिसका नाम पेरिस है, यह मूवी का मुख्य पात्र है और उसकी माँ गाड़ी में फंसी हुई है। पेरिस अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करता है। उसे पानी में सीजर्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन उसकी कोशिश बेकार होती है और उसे अकेला पानी की सतह पर तैरना पड़ता है, जबकि उसकी माँ अफसोसनाक तौर पर नीचे डूब जाती है। पेरिस अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पेरिस और उसका कोवर्कर कैडो लेक को साफ कर रहे हैं ताकि पाइप्स की तलाश की जा सके। पेरिस यहाँ यह महसूस करता है कि लेक का पानी कम होता जा रहा है। यह हमें आगे पता चलेगा कि पानी क्यों कम हो रहा है और इसकी मुख्य वजह क्या है। हम दूर से एक डैम भी देखते हैं जो लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ कुछ हिस्सों का बनना बाकी है। काम के बाद पेरिस अपने पिता बेन से मिलता है और उन्हें अपने पुराने दोस्त बिली की फ्यूनरल पर ले जाता है। जल्दी ही वे लोग लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन पेरिस अंदर जाने से इनकार कर देता है क्योंकि वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वहां देखना नहीं चाहता। फिर सीन शिफ्ट होता है और छोटी सी टाउन के एक और हिस्से में हम एक टीन गर्ल को देखते हैं जिसका नाम एली है, जो अपनी 8 साल की स्टेपसिस्टर आना के साथ सुपरमार्केट में चीजें खरीद रही होती है। फिर वे दोनों एक मोटर बोट में चढ़ते हैं और लेक को पार करके अपने घर के दूसरे तरफ पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। एक अगला सीन में हम देखते हैं पेरिस अस्पताल के बाहर खड़ा होता है। फिर वो एक डॉक्टर के पास जाता है जो उसकी माँ का मायोक्लोनिक सीजर्स के लिए इलाज कर चुका है। पेरिस को नहीं लगता कि उसकी माँ को मायोक्लोनिक सीजर्स हुआ था, क्योंकि ऐसे मरीज अक्सर बेहोश हो जाते हैं और उनके कान से खून भी नहीं बहता। वो ये समझता है कि उसकी माँ के साथ कुछ और हुआ था और डॉक्टर को बताता है कि उसकी माँ को एक्सीडेंट से पहले कई साल तक सीजर्स नहीं आए थे, लेकिन डॉक्टर उसकी बातें नजरअंदाज कर देता है, ये कहकर कि उसकी माँ को गलत समय पर एक और सीजर्स का शिकार हो गया जिससे उसकी जान चली गई। इसके बाद पेरिस अपने ट्रेलर में बैठ जाता है जहां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही होती है। वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके दादा के इंतकाल पर तसल्ली देता है और फिर उसकी एक्स कहती है कि वो कल ह्यूस्टन जा रही है। इसके बाद दोनों अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और कैसे उन्होंने साथ रहने का प्लान बनाया था, जो पेरिस के चेहरे पर मुस्कान ले आता है। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और आना का एक दांत निकाल रही होती है। दोनों बहनें अपने परिवार के साथ डिनर के लिए बैठती हैं जहां कई मेहमान इकट्ठा हुए हैं, लेकिन एली को वहां अजीब महसूस होता है क्योंकि वो अपने स्टेप फादर डैनियल और उसकी फैमिली के साथ कुछ खास नहीं रहना चाहती। वो फिर अपनी माँ सेलेस्ट से स्कूल के लिए एक सिग्नेचर और अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट मांगती है। सेलेस्ट जोर देती है कि डैनियल इस पर साइन कर सकता है, लेकिन एली कहती है कि वो अपने बायोलॉजिकल पिता का सरनेम लैंग ही रखना चाहती है। एली बताती है कि 7 साल तक गायब रहने पर एक शख्स को कानून के मुताबिक मौत का घोषण कर दिया जाता है, लेकिन सेलेस्ट गुस्से में आकर याद दिलाती है कि डैनियल ही उसका असली पिता है क्योंकि वही अब उसे पालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेरिस और उसकी एक्स के बीच सुलह हो गई होती है। वो अपनी एक्स से माफी मांगता है कि उसने उसे दूर रखा अपने से और बताता है कि वो अपनी माँ की मौत से बहुत परेशान था। दूसरी तरफ माँ के कमरे में होती है और अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट ढूंढ रही होती है। आना उसे एक नेकलेस दिखाती है जिसमें कैंसर ज़ोडिएक का निशान होता है, जो उसने सेलेस्ट की चीजों में से ढूंढा था। यहाँ हमें पता चलता है कि आना असल में डैनियल की पहली पत्नी की बेटी है, लेकिन सेलेस्ट उसे कानूनी तौर पर गोद लेना चाहती है। आना खुशी से अपनी बहन को बताती है कि डैनियल उसे भी गोद लेने का प्लान बना रहा है, लेकिन एली इस बात से खुश नहीं होती। तभी सेलेस्ट कमरे में आती है। फिर एली बताती है कि वो अपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट ढूंढ रही थी, लेकिन इससे उसकी माँ और गुस्से में आ जाती है। उनके बीच बहस होती है और एली आखिरकार गुस्से में घर छोड़ने का फैसला करती है। अपनी बहन को ऐसे जाते देख एना रोती है और कहती है कि वो भी जाना चाहती है, लेकिन सेलेस्ट उसे रोक लेती है। एली मोटरबोट में चढ़ जाती है, लेकिन डैनियल, जो एक अच्छे आदमी लगते हैं, उसके पास आता है। वो उसे कम पानी के लेवल के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि वो कल ब्रेकफास्ट पर जरूर आए, लेकिन वो उसकी बात इग्नोर कर देती है और वहां से चली जाती है बोट लेकर। उसके बाद एली अपने दोस्त के घर जाती है और वहां रात गुजारती है। जब वो अगले सुबह उठती है तो उसकी माँ उसे बुलाती है और वो ये जानकर हैरान होती है कि आना ने पिछले रात अपनी बहन का पीछा करने की कोशिश की थी, लेकिन खो गई। ये सुनकर एली परेशान हो जाती है और वो फौरन अपने मोटरबोट पर घर की तरफ भागती है। जब वो वहां पहुंचती है तो अपने घर के बाहर डैनियल के भाई से मिलती है। एली फिर घर में जाती है और देखती है कि सेलेस्ट परेशान है और पुलिस से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त डैनियल भी आता है और उन्हें बताता है कि पड़ोसियों ने भी आना को नहीं देखा। वो तय करता है कि एली की मोटरबोट का इस्तेमाल करके शहर जाकर अपनी बेटी की तलाश करेगा, लेकिन अजीब बात यह है कि वो देखता है कि बोट गायब है और एली कसम खाती है कि उसकी बोट कुछ समय पहले वहां थी। वो समझती है कि किसी ने उनकी बोट ले ली होगी। दूसरी तरफ हम पेरिस को देखते हैं जो जंगल में चलता है, एक पाइप का पीछा करते हुए जो उसने झील में देखा था। वो जल्दी से जंगल की गहराइयों में पहुंचता है और एक पुरानी पंप जैक ढूंढ लेता है और फिर अचानक पेरिस को अजीब कुछ होता है। उसके कान दर्द करने लगते हैं और उसका हाथ कांपने लगता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ के हाथ कांपते थे। जल्दी ही वो अपने सहकर्मी की आवाज दूर से सुनता है और वापस आता है। जब वो बोट पर वापस आता है तो पेरिस देखता है कि मोटर पर कुछ चिपका हुआ है और वो इसे चेक करता है। उसे एक नेकलेस मिलता है जिसमें कैंसर ज़ोडिएक का निशान होता है, जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एना ने पहना हुआ था, और ये उसे किसी वजह से कंफ्यूज कर देता है। एली के घर वापस आते हुए हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स एना के गायब होने के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आते हैं, लेकिन मिसिंग लड़की को ढूंढने पर फोकस करने के बजाय वो सेलेस्ट के चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज के साथ इतिहास को ऊपर उठाते हैं। ये पता चलता है कि सेलेस्ट का एक परेशान इतिहास है और उस पर एली को कई बार नेग्लेक्ट करने का इल्जाम लग चुका है। ये सुनकर डैनियल गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो ऑफिसर्स को यकीन दिलाता है कि एना का गायब होना उसकी पत्नी से आके नहीं जुड़ा है। वापस पेरिस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपनी माँ के घर पर है, अपनी माँ की चीजें देख रहा है और वही कैंसर नेकलेस ढूंढ लेता है। कुछ ही लम्हों बाद बेन घर में आता है तो पेरिस बताता है कि वो अपनी माँ के मेडिकल रिकॉर्ड्स ढूंढ रहा था, लेकिन उसका बाप बताता है कि उसने उन्हें कब का फेंक दिया था। पेरिस इंसिस्ट करता है कि वो अब भी समझता है कि उसकी माँ का गलत डायग्नोसिस हुआ था, लेकिन एक बेन उससे कहता है कि अब उसे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। झील पर एना की तलाश के लिए एक इंटेंस सर्च शुरू होती है और एली भी पुलिस के साथ इस काम में शामिल होती है। इस बीच पेरिस अपनी गर्लफ्रेंड को वही झील ले जाता है जहां उसने पहले नेकलेस ढूंढा था। वो उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन इस बार पेरिस को कुछ भी अजीब नहीं होता जो उसे कंफ्यूज कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस एना की मोटरबोट ढूंढ लेती है और एली को समझ आता है कि उसका लाइफ जैकेट गायब है। ये इस बात का इशारा है कि एना ने शायद बोट से उतरकर जिंदा रहने की कोशिश की होगी, जो सबको थोड़ी तसल्ली देती है। दूसरी तरफ पेरिस अपनी गर्लफ्रेंड को कैडो लेक पर अपने अजीब कंबुल्शंस के बारे में समझाने की कोशिश करता है। उस जगह में कुछ गलत है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उस पर यकीन नहीं करती। वो इसके बजाय उसे याद दिलाती है कि कुछ साल पहले सूखा पड़ा था जब उनकी बोट की मिट्टी में अटक गई थी। वो उस दिन को याद करते हुए हंसने लगती है, लेकिन पेरिस अचानक याद करता है कि 1999 में भी सूखा पड़ा था, बिल्कुल आज की तरह। इसके बाद पेरिस घर वापस आता है और अपनी माँ के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स को देखना शुरू करता है। वो जल्दी ही यह पता लगाता है कि जब भी उसकी माँ को सीजर्स हुए वो हमेशा सूखेपन के दौरान हुए और कैडो लेक का पानी का स्तर भी कम हो जाता था, बिल्कुल आज की तरह। ये वही स्थिति थी 1999 में जब उसकी माँ की मौत हुई थी। पेरिस सोचता है कि सीजर्स का झील से कोई ताल्लुक होगा, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को इस पर यकीन नहीं होता और वो परेशान होती है कि शायद पेरिस अपना दिमाग खोता जा रहा है। वो समझती है कि सीजर्स हेरेडिटरी हैं और उसकी माँ ने ये कंडीशन उसे ट्रांसफर की है। पेरिस की एक्स अपने रिश्ते के बारे में काफी परेशान थी और पेरिस से पूछती है कि वो किस तरफ जा रहा है, जो सिर्फ पेरिस को परेशान कर देता है। दूसरी तरफ एली अपनी परेशान माँ के लिए बुरा महसूस करती है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, ये कहकर कि एना जल्दी ही वापस आएगी। एली कहती है कि सिर्फ इसलिए कि उसका बायोलॉजिकल डैड गायब हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि सबके साथ ऐसा ही होगा। ये सुनकर सेलेस्ट गुस्से में आ जाती है और बताती है कि उसका बाप गायब नहीं हुआ, बल्कि उन्हें छोड़कर किसी और औरत के पास चला गया। वो समझाती है कि वो औरत एक बार उसके पास भी आई थी और जब एली सिर्फ एक बेबी थी तो उसने उस पर हमला करने की कोशिश की। सेलेस्ट फिर माफी मांगती है कि उसने ये पहले नहीं बताया, क्योंकि वो अपनी बेटी के दिल को तोड़ना नहीं चाहती थी अपने बाप को लेकर। ये सुनकर एली बिल्कुल उदास हो जाती है और रोती है। कुछ वक्त बाद वो अपने आप को संभाल लेती है और अपनी बहन को खुद से तलाश करने का सोचती है। फिर वो एना की मोटरबोट पर चढ़ जाती है और झील की तरफ निकल जाती है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, लेकिन एली अब भी अपनी बहन की तलाश कर रही है। वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूम रही होती है जब वो देखती है कि कुछ कॉप्स नजदीक पेट्रोलिंग कर रहे हैं। परेशान होते हुए कि वो पकड़ी जाएगी और घर भेजी जाएगी, वो जल्दी से बोट से निकल जाती है और फिर जब वो जंगल में छिपने जाती है, एली को अचानक एक अजीब सा महसूस होता है। वो फिर पीछे देखती है और कॉप्स चले गए हैं और फिर देखती है कि उसकी बोट भी गायब है। ये उसे बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है और वो पूरी रात जंगल में गुजारती है। अगले सुबह वो एक लोकल रेजिडेंट से मिलती है जो उसे घर ले जाता है। घर वापस आते हुए एली हैरान होती है कि सेलेस्ट परेशान है क्योंकि आना अभी गायब हो गई है। और इसी वक्त फिल्म एक शॉकिंग टर्न लेती है। एली अचानक अपने वर्जन को मोटरबोट में देखती है जो अपनी एक दोस्त के घर रात गुजारने के बाद आ रही होती है। एली बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। वो समझ जाती है कि शायद वो किसी तरह टाइम ट्रैवल कर गई है और कुछ दिन पहले आ गई है। एली फिर अपनी मोटरबोट पर वापस जाती है और बिना अपने दूसरे वर्जन को देखे वहां से निकल जाती है। इससे हमें यह भी समझ आता है कि क्यों बोट कुछ दिन पहले मिस्टीरियसली गायब हुई थी। इसके बाद एली डैम की तरफ चलना शुरू करती है और वो देखती है कि उसका हाथ बिना किसी वजह के कांप रहा है। फिर हम पेरिस को देखते हैं जो भी इसी जगह से गुजर रहा है। इस वक्त एक शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है। ये पता चलता है कि एली असल में 2022 में है जबकि पेरिस 2003 में है। इसका मतलब है कि हम दो अलग टाइमलाइंस देख रहे हैं जो एक ही जगह पर अनफोल्ड हो रही हैं। कुछ ही लम्हों बाद एली अन्ना की बोट किनारे पर देखती है और समझती है कि उसकी बहन नजदीक ही है। वो बाहर निकलती है उसे ढूंढने के लिए, लेकिन जल्दी ही एली सुनती है कि आना उसे बुला रही है। साथ ही पेरिस भी हैरान होता है कि एली को आना का नाम बुलाते हुए जंगल में सुनता है, इसलिए वो भी बोट से बाहर निकलता है। मैं आपको बताती हूँ कि पेरिस इसलिए कंफ्यूज होता है आना का नाम सुनकर क्योंकि आना उसकी माँ का नाम भी है। दूसरी तरफ एली आना की आवाज की तरफ भागती है, लेकिन एली अनजाने में फिर से टाइम ट्रैवल पोर्टल में घुस जाती है। एली आखिरकार अपनी बहन को ढूंढ लेती है और राहत की सांस लेती है। इस बीच पेरिस भी पोर्टल को क्रॉस कर लेता है और एक अलग टाइमलाइन में पहुंचता है जहां वो दूर से किसी को देखता है। फिर से सीन एली की तरफ शिफ्ट होता है। एना एली से पूछती है कि उसने प्लेट्स क्यों तोड़ी और घर से क्यों भाग गई। एली पहले कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर देखती है कि एना का दांत अब भी इंटैक्ट है, वही दांत जो उसने उस दिन निकाला था जब वो गायब हुई थी।
एना और एली की बातचीत के दौरान एली आखिरकार समझ जाती है कि वो फिर से टाइम ट्रैवल कर चुकी है और वो अपनी बहन के गायब होने से 1 महीने पहले पहुंच गई है। इस बीच हम देखते हैं एक और टाइमलाइन में पेरिस देखता है कि अन्ना जख्मी पड़ी है, उसकी पीठ से एक शाखा निकली हुई है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो बेहोश रहती है, इसलिए वो ध्यान से लड़की को उठाता है और मेडिकल मदद ढूंढने के लिए भागता है। दूसरी तरफ एली घर वापस आती है और देखती है कि वो प्लेट्स जो उसने तोड़ी थी अब भी वहां हैं। उसके माँ बाप उसकी हरकतों से परेशान लगते हैं और सेलेस्ट गुस्से में उस पर चिल्लाती है। एली माफी मांगती है और घर छोड़ देती है। डैनियल भी उसकी हरकतों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन एली उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि आना जल्दी ही गायब होने वाली है। वो उससे विनती करती है कि वो आना को अब से झील के पास नहीं जाने दे, लेकिन डैनियल उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है और कहता है कि पहले वो अपना व्यवहार ठीक करे। फिर एक और सीन में पेरिस बेहोश आना को जंगल से ले जा रहा होता है जब वो दूर से एक डैम को देखता है जो अभी बन रहा होता है। ये उसे कंफ्यूज कर देता है और जब वो आगे बढ़ता है तो वो कुछ वर्कर्स को नजदीक देखता है। वो मदद मांगता है कि लड़की को अस्पताल ले जा सके। वर्कर्स अनजान आदमी को देखकर हैरान होते हैं, इसीलिए पेरिस अपने आप को बेन लांग का बेटा बताता है, लेकिन कोई भी वर्कर उसका नाम नहीं पहचानता। कंफ्यूज्ड होते हुए पेरिस पूछता है कि ये कौन सा साल है। उसकी हैरानी के लिए वो जवाब देते हैं कि ये 1952 है। वो जल्दी ही समझ जाता है कि झील एक टाइम ट्रैवल का पोर्टल है। वो झील के सूखेपन की हिस्ट्री चेक करता है और कंफर्म करता है कि 1952 में भी एक बड़ा सूखा आया था, बिल्कुल 1909 की तरह। इस रियलाइजेशन के साथ पेरिस डिसाइड करता है कि वो 1999 में वापस जाएगा ताकि अपनी माँ को इस ट्रैजिक इंसिडेंट से बचा सके। सीन फिर एली की तरफ आता है और हम देखते हैं कि वो फिर से पोर्टल क्रॉस करती है, कई दिशाओं में चलती है और आखिरकार अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में वापस आ जाती है जब वो अपनी बोट की हालत देखती है। लेकिन वो अभी घर नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे अपनी बहन को ढूंढना है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो वापस जाने का रास्ता ढूंढ सके, एली एक रस्सी का एक एंड अपनी बोट के पास बांधती है। वो उस रस्सी को पकड़ती है और फिर से पोर्टल में चली जाती है। इसमें कई टाइमलाइंस शामिल हैं, तो एली रस्सी का दूसरा एंड एक पेड़ से बांध देती है ताकि वो पास अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में आ सके। इस बीच पेरिस भी पोर्टल से गुजरता है और रस्सी पर गिरता है, जो ये दिखाता है कि वो 2022 में पहुंच गया है। वो रस्सी का पीछा करता है और एली की बोट देखता है। जब एली एक और टाइमलाइन में पहुंचती है तो वो आना का लाइफ जैकेट ढूंढ लेती है, जो उसे उम्मीद देता है कि वो अपनी बहन के करीब है। इसके बाद पेरिस एली की बोट 2022 में चुरा लेता है और झील क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पुलिस उसे देख लेते हैं और उसे बताते हैं कि ये एरिया ऑफ लिमिट्स है। पेरिस कहता है कि वो खो गया था, लेकिन पुलिस उस पर शक करती है क्योंकि वो बोट एली की है। एक ऑफिसर उससे अपनी पहचान दिखाने को कहता है, जिससे पेरिस पैनिक हो जाता है। पेरिस भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी जल्दी में वो नियंत्रण खो देता है और बोट से टकराता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। दूसरी तरफ एली 2005 में पहुंचती है। वो एक स्टोर की तरफ भागती है जहां वो वर्कर्स को अन्ना की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या उन्होंने उसे देखा है। अफसोस, कोई भी अन्ना को नहीं पहचानता, इसलिए एली निराश होकर दुकान से बाहर जाती है। वहां वो पार्किंग लॉट में एक गाड़ी देखती है और अचानक अपनी बहन का कैंसर जोडियक साइन का नेकलेस अंदर लटकता हुआ देखती है। एली बिना किसी हिचकिचाहट के गाड़ी में घुस जाती है और नेकलेस ले लेती है। कुछ ही लम्हों बाद गाड़ी का मालिक आता है, जो कि पेरिस की गर्लफ्रेंड होती है, और एली की इस हरकत से उनके बीच झगड़ा हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि उसने एक बेटी को जन्म दिया है जो अब एक टॉडलर है। एली समझाती है कि ये उसकी बहन का नेकलेस है और उस औरत से पूछती है कि उसके पास ये कैसे आया। इस पर औरत बताती है कि ये उसके बॉयफ्रेंड की माँ का था, जिसका नाम अन्ना लैंग था। उसका बॉयफ्रेंड ये नेकलेस उसे देने से पहले गायब हो गया। कंफ्यूज होते हुए एली थोड़ी दूर एक फ्लायर देखती है जो पेरिस लैंग की तलाश कर रहा है, जो अचानक गायब हो गया है। एली अभी भी कंफ्यूजन में थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसे एक और झटका लगता है जब टॉडलर रोने लगती है और वो औरत उसे चुप कराते हुए उसका नाम एली बुलाती है। ये सुनकर हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है और उसे आखिरकार समझ आता है कि वो टॉडलर और कोई नहीं बल्कि खुद एली है और उसके सामने जो औरत है वो उसकी माँ सेलेस्ट है। ये इस बात का इशारा है कि उसका बाप पेरिस है, जो 2003 में गायब हो गया था। यहाँ सेलेस्ट गलती से समझती है कि एली पेरिस की नई गर्लफ्रेंड है और उससे विनती करती है कि वो पेरिस को घर वापस आने के लिए कहे। इस बीच 2022 में पेरिस एक अस्पताल में है, जहां एक पुलिस वाला उससे उसकी पहचान के बारे में पूछता है और क्या उसने अन्ना को किडनैप किया। लेकिन बेशक वो पेरिस कंफ्यूज है और उसके पास कोई जवाब नहीं है। ये समझकर कि वो उसे नहीं जाने देंगे, पेरिस बाथरूम जाने का बहाना बनाता है और भागने का मौका ढूंढता है। बाहर बारिश हो रही है और सूखा जल्दी खत्म होने वाला है। इसका मतलब है कि पोर्टल भी जल्दी बंद होने वाला है, इसलिए उसे वहां जल्दी पहुंचना होगा। 2005 में एली एक साइबर कैफे में होती है और वो अन्ना लैंग के नाम से जानकारी ढूंढने लगती है। अन्ना के स्कूल डेज की तस्वीरें ढूंढ लेती है और एक प्रिंट करती है। वो फोटो को अपनी बहन की तस्वीर से तुलना करती है और हैरानी से समझ जाती है कि ये दोनों एक ही इंसान हैं। एली फिर अन्ना का प्रोफाइल देखती है और पता लगाती है कि उसने शादी की थी और टीचर के रूप में काम किया जब तक वो 1993 में नहीं मर गई। वो अन्ना की अपने पति, बेन और अपने बेटे पेरिस के साथ एक तस्वीर देखती है। ये रिविलेशन उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि उसकी स्टेप सिस्टर असल में उसकी दादी है। दूसरी तरफ पेरिस बारिश में भागता है और अस्पताल के बाहर एक गाड़ी में घुस जाता है। वो पैसेंजर से कहता है कि वो बाहर निकल जाएं, जो डैनियल और सेलेस्ट होते हैं। सेलेस्ट फौरन अपने पुराने प्रेमी को पहचानती है और हैरानी से देखती है जब पेरिस उनकी गाड़ी लेकर भाग जाता है।
वो फिर डैम की तरफ जाता है। पुलिस उसके पीछे होती है। इस बीच एली भी झील की तरफ वापस जाती है, अपनी टाइमलाइन में वापस आने की कोशिश करते हुए। जब पेरिस डैम के नजदीक पहुंचता है, पुलिस उसके पीछे आती है ताकि उसे पकड़ सके। वो सोचता है कि अगर पुलिस से छुटकारा नहीं पाया तो वो अपनी टाइमलाइन में वापस नहीं आ सकेगा, इसलिए वो ब्रिज से कूद जाता है, बस समय पर। इस वक्त डैम अचानक फेल हो जाता है और डैम में गेट्स ज्यादा पानी छोड़ देते हैं, जिससे पेरिस का सिर एक पत्थर से टकराता है और कुछ संघर्ष के बाद वो डूब जाता है। इस बीच एली 2022 में अपनी टाइमलाइन में आखिरकार आ जाती है, लेकिन फिर डैम में ज्यादा पानी होने की वजह से पोर्टल अचानक बंद हो जाता है। हर जगह पानी होता है और डैनियल बस समय पर आता है, एली को बचाता है। जब वो बोट में घर जा रहे होते हैं, एली आखिरकार डैनियल को अपने परिवार के रूप में स्वीकार करती है और वो भी उससे माफी मांगता है कि वो उसकी जिंदगी में ज्यादा मौजूद नहीं रहा। आखिरी सीन में एली घर वापस आती है और देखती है कि सेलेस्ट न्यूज देख रही है, जहां पेरिस की फोटो आती है। एली अपनी माँ को बताती है कि ये आदमी उसका बाप है और उसने कभी भी उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया। वो एना की 1952 की स्कूल पिक्चर भी दिखाती है, समझाते हुए कि उसकी अच्छी जिंदगी गुजरी थी वहां। इस वक्त सेलेस्ट एली की तरफ देखती है और हैरानी से समझ जाती है कि वो वही लड़की है जिसके साथ उसने पहले झगड़ा किया था जब एली सिर्फ एक बेबी थी, जैसे उसने पहले बताया था। और फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि माँ और बेटी एक दूसरे से मिल जाती हैं। बहुत ही कंफ्यूजिंग कहानी थी, पर मैंने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, और साथ साथ शेयर भी करो। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।